हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। 1 तारीख से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ऑब्जेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और स्कोरिंग भी मार्क्स के लिए बहुत काम आता है। स्कोर करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ लेकर हाजिर हैं जो अधिक से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है। मतलब वीवीआई क्वेश्चन है और केमिस्ट्री को आज हम करेंगे। केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जिसमें देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कैसे करना है। केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ लगता है, विद्यार्थियों के लिए थोड़ा टफ है सब्जेक्ट, लेकिन थोड़ा सा इसको 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आसान हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस को जानने के लिए आपको दोनों याद रखना पड़ेगा कि क्रिस्टल किसे कहते हैं, अक्रिस्टल किसे कहते हैं। तो आप एग्जाम की तैयारी साल भर से कर रहे हैं तो इतना तो कंफर्म होंगे कि कणों की व्यवस्था एक समान होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, क्रिस्टलीय। और कणों की व्यवस्था एक समान नहीं होती है तो उसको अक्रिस्टल। मतलब कि अणु, परमाणु और आयन की व्यवस्था एकदम सही ढंग से होता है तो उसको क्रिस्टल कहते हैं, और जब नहीं रहता है तो अक्रिस्टल कहा जाता है। तो क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था एक समान होती है। अब यहाँ पे P4O10, P4 ग्रेफाइट, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक देखिएगा तो दीर्घप्रासी है, कंटिन्यूअस है, मतलब बहुत दूर तक जाता है, तो वो उसकी कण जो है व्यवस्था सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। तो अक्रिस्टल का है, याद रखना है। अक्रिस्टल आपको प्लास्टिक याद रखना है। प्लास्टिक, प्लास्टिक। अब मिट्टी भी कह दे तो मिट्टी के भी अवयवी कण क्या होते हैं, इधर उधर रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई फिक्स आकृति है, इसकी निश्चित आकार है, ऐसा तो नहीं है। तो ये प्लास्टिक, मिट्टी, ऐसे और आपको दिया रहेगा तो ऑप्शन ले सकते हैं। तो आपको ऑप्शन के अनुसार देखना हो। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई, अगला क्वेश्चन है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। पिंड केंद्रित घनाकार में मतलब पिंड केंद्रित घनाकार में, बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 होता है, और एससीसी में कितना होता है, 1 होता है, और एफसीसी में कितना होता है, 4 होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एससीसी में इसको सरल घनीय, आध्य घनीय या फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका ये नाम है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक, ब्रेविस नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने 14 क्रिस्टल के बारे में व्याख्या किया था। ऐसे 7 क्रिस्टल होते हैं, तो 7 से उसके 4-4 अलग अलग गुण निकाला तो 7×4 = 28, उसका आधा 14 का अध्ययन किया था, तो उसी को ब्रेविस जालक कहा जाता है। तो जो अगला क्वेश्चन है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है। तो ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है, ब्रेविस जालक 14 होते हैं, 14। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। देखिए, क्रिस्टल दोष ऐसे स्टार्टिंग से यदि देखेंगे तो दोष आपको, यदि कणों की व्यवस्था एक समान होती है, मतलब कोई भी क्रिस्टल का कण जो होता है एक क्रमिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं, यह उसको कहा जाता है आदर्श व्यवस्था। यदि उसके कणों में आदर्श व्यवस्था में यदि विचलन उत्पन्न होता है तो उसको कहा जाता है दोष। तो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दोष मेनली 2 तरह के, एक बिंदु दोष और एक रेखीय दोष। रेखीय दोष में कणों के एकदम रेखीय रूप में दोष उत्पन्न होता है, और कणों के व्यवस्था के कारण से, इधर उधर से के कारण से एक बिंदु दोष उत्पन्न होता है। अब बिंदु दोष को 4 भाग में बांट देते हैं, रिक्तिका, अंतरकाशी, फ्रेंकल, शॉटकी। अब यहां से देखिए, जो 2 दोष होते हैं, रिक्तिका और अंतरकाशी, वो कणों के व्यवस्था के कारण से उत्पन्न होते हैं, और रिक्तिका और फ्रेंकल आयन के कारण से उत्पन्न होते हैं दोष। तो शॉटकी में देखिए, शॉटकी में जो होता है इस तरह से माइनस प्लस माइनस प्लस
माइनस, तो ये गायब हो जाते हैं, इससे गायब हो गया, प्लस, ठीक है, इससे गायब हो गया, तो इसको कहते हैं शॉर्टकी दोष। ये गायब हो जाता है जिसके कारण से घनत्व बराबर होता है क्या, द्रव्यमान बटा आयतन। अब घनत्व, यदि द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व की कमी होती है। तो घनत्व की कमी कहाँ हुआ, शॉर्टकी में हुआ, शॉर्टकी में। और कहाँ पे होता है, एक होता है आपको रिक्तिका में, रिक्तिका, रिक्तिका में। तो दो को याद रखना है आपको, शॉर्टकी और रिक्तिका में कणों के गायब होने के कारण से घनत्व उसके कम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूलरता को व्यक्त किया जाता है, मूलरता को व्यक्त किया जाता है। मूलरता को व्यक्त करते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में मूलरता को व्यक्त किया जाता है। यदि विलायक में 1000 ग्राम में ग्लूकोज 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को कहा जाता है, घोल को कहा जाता है कि घोल कितना है। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब डिवाइड करेंगे, यदि विलायक में 1000 ग्राम में 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है ग्लूकोज और 18 ग्राम उपस्थित है इसमें, तो कहता है कि तो घोल कहा जाएगा। तो ये जब निकालेंगे तो 0.1 मोलल होगा, मोलल होगा। अब वीडियो लंबा होने के कारण से इसकी कैलकुलेशन अब काफी लंबा चला जाता है, आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे या आपको स्किप करने के क्वेश्चन दिए हुए हैं, सीधे दुगना क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको स्किप करने लायक है उसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। टॉपर वही करते हैं, जो क्वेश्चन को स्किप करना सीख जाएंगे वो टॉप करेंगे ही। किसी तनु घोल में अणु संख्या का गुणधर्म निर्भर करता है। तो अणुसंख्यक विलय के कणों के आधार पर, विलय के कणों के आधार पर ये डिपेंड करता है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म में हम लोग मेनली कणों का ही अध्ययन करते हैं, जिसमें हिमांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, परासरण, प्रतिलोम परासरण, ये चारों चीज पढ़े जाते हैं उसमें। तो ये भी ध्यान रखना है कि अणुसंख्यक गुणधर्म में कौन कौन आते हैं। अब है 8 नंबर क्वेश्चन कि किसी विलयन के परासरण दाब में किस संबंध को व्यक्त करता है। तो ध्यान रखना है, पाई इज इक्वल टू पाई सी बाई पाई सी बराबर आर टी है, या इसको पाई बराबर सी आर टी आपको ध्यान रखना है। इसी को क्या किया है, सी को इधर कर दिया है, या आर टी लिख दिया है, तो ऐसे भी ध्यान रखेंगे। विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 में 1 मोल कॉपर मुक्त करती है, CuSO4 है, CuSO4 है और ये 1 मोल में कॉपर मुक्त करती है। तो इसको जब तोड़ते हैं तो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में जाएगा, 2 माइनस में जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कितना आया, 2 फैराडे, कितना आया, 2 फैराडे। तो कितना मुक्त करेगा, 2 फैराडे मुक्त करेगा। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है। प्रथम नियम, प्रथम नियम जो है Z बराबर M बराबर जो होता है वो होता है ZCT होता है, ZCT होता है। ये फैराडे का प्रथम नियम है, फैराडे का प्रथम नियम, प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम है। 11 नंबर, किसी विलयन में सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है। किसी विलयन में सांद्रता घट रहा है तो क्या होगी, मोलर चालकता यहाँ पे बढ़ती है। मतलब ध्यान रखना है कि यदि सांद्रता घटेगा, सांद्रता घटता है तो चालकता क्या होगा, बढ़ता है, चालकता क्या होगा, बढ़ता है। सांद्रता घटेगा तो चालकता क्या होगा, बढ़ेगा। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल है। तो प्राथमिक सेल लेड संचायक, याद रखेंगे, लेड संचायक, लेड संचायक एक प्राथमिक सेल है। 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करती है, कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करती है। तो देखिए अभिक्रिया दर जो है,
अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर जो है वो ताप भी डिपेंड करता है, ताप पर, और साथ में ताप के साथ दाब भी है, और दाब के साथ सांद्रण भी आता है, सांद्रण भी आता है। ये तो तीनों पर प्रभावित होता है। अभिक्रिया का दर ताप पर भी डिपेंड करता है, दाब पर भी डिपेंड करता है, और सांद्रण पर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 14, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है? तो मोल होता है, लीटर -1 होता है, और सेकंड -1 होता है। यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? 50% पूरा होने में, देखिए 32 मिनट टाइम लिया है ये 75% को होने में, 75% को होने में, मतलब इसको अब 50% होना है तो कितना जाएगा? ऐसे भी सोच सकते हैं 50% इसको क्या करना है, पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो 16 मिनट लगेगा। कितना हो जाएगा? 16 मिनट। 15 नंबर क्वेश्चन, ये दिया हुआ है कि यदि अभिक्रिया का वेग दिया है, के बराबर दिया है, के दर दिया हुआ है, वेग दिया है के इंटू ए का पावर 2 और बी का पावर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे कोटि कितना हो जाता है? ये निकालते हैं तो 2 + 1 पावर 1 जोड़ा जाता है तो ये 3 हो जाता है। कितना? 3 हो जाता है। 16 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की उष्मा कितना होता है? भौतिक अधिशोषण के लिए, तो भौतिक अधिशोषण के लिए याद रखना है, भौतिक अधिशोषण 20 से 40 किलो जूल पर मोल, याद रखना है 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। भौतिक अधिशोषण के लिए इतना एनर्जी की जरूरत पड़ता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। अगला क्वेश्चन है कि आगे लेके चलेंगे तो आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जो पदार्थ जल के पृष्ठ के तनाव को कम कर देता है उसको क्या कहते हैं? जो जल के तनाव को कम कर देता है, तो देखिए जो भी पृष्ठीय सक्रिय कारक है, पृष्ठीय सक्रिय कारक जो भी होते हैं वो क्या करते हैं? जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। पृष्ठीय कारक जैसे साबुन हो गया, अपमार्जक हो गया, तेल हो गया, ये सारी चीज क्या है? पृष्ठीय कारक होते हैं, और ये पृष्ठीय तनाव को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, पृष्ठीय कारक को कम कर देते हैं। आगे करेंगे क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर करेंगे तो देखिए 18 नंबर में निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? कोलाइडी विलयन का निर्माण कौन करेगा? स्टार्च करता है। कोलाइडी विलयन का निर्माण कौन? पाइसी कारक है। 19 नंबर कहता है कि पाइसी कारक क्या है? पाइसी कारक, पाइसी कारक आपका क्या आ जाता है? साबुन हो जाता है। साबुन क्या होता है? पाइसी कारक हो जाता है। कैलेमाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो कैलेमाइन आपको याद रखना है जिंक का होता है। कैलेमाइन जिंक का होता है, जिंक का। 21 नंबर कैलेमाइन जिंक का होता है। मंड प्रक्रम में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? मंड प्रक्रम में जो मंड विधि होता है परिष्करण का, वो मंड विधि किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मंड विधि। तो मंड विधि आपको याद रखना है निकेल का, निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है मंड विधि।
थर्मो विधि में कौन सा अवकारक प्रयोग किया जाता है? थर्मोइट थर्मोइट विधि में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? थर्मोइट विधि में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। 23 क्वेश्चन, लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान कौन सा धातुमल के रूप में प्राप्त होता है? तो देखिए, लोहा का निष्कर्षण जब करते हैं तो स्वाभाविक है कि लोहे से ही रिलेटेड कुछ क्या आएगा? धातुमल आएगा। तो FeSiO3 के रूप में धातुमल बनता है। क्वेश्चन नंबर 24, अगला है कि सबसे कम को लोहा धातु के सबसे कम क्वथनांक वाली गैस होती है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस होती है। देखिए, हाइड्रोजन नहीं, हीलियम सबसे कम है गैस में। सबसे कम क्वथनांक होता है हीलियम का। अब निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध होता है? हाइड्रोजन बंध देखिए, हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन प्लस फोन के साथ होता है। यदि ये बंधे हुए हैं तो हाइड्रोजन बंध होगा। जैसे HF हो गया, NH3 हो गया और H2O हो गया। ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बंध होते हैं। हाइड्रोजन बंध होते हैं। 25 नंबर, ऑक्सीजन और ओजोन हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन और ओजोन ये दोनों क्या है? अपरूप है। क्या है? अपरूप है। अपरूप क्या होता है? अपरूप होता है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। अपरूप। आगे देखेंगे तो मिलेगा क्वेश्चन 26 में आपको देखना, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं है? तो हाइड्रोजन बंध नहीं है तो इसका मतलब कि इतना के अलावा जो रहेगा वो सब हाइड्रोजन बंध नहीं रहेगा। हाइड्रोजन बंध नहीं रहेगा। तो आपको इसमें क्या लेना है? HCl ले लेंगे। HCl ले लेंगे। देखिए, यहाँ फोन होना चाहिए। ये हो गया हाइड्रोजन बंध, तो ये हाइड्रोजन बंध नहीं है। हाइड्रोजन बंध नहीं है। हाइड्रोजन बंध के लिए आपको हाइड्रोजन के साथ FON होना चाहिए, फोन होना चाहिए। 27 नंबर देखेंगे तो क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? द्विभाषमिक अम्ल, तो जिसमें H3PO3 है, यह द्विभाषमिक है। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। देखिए, संक्रमण तत्व जो है, संक्रमण तत्व D ब्लॉक के अंतर्गत आता है। क्या? D ब्लॉक। और अंतः संक्रमण कह देगा तत्व तो F ब्लॉक लेंगे। F ब्लॉक लिया जाएगा। और सामान्य तत्व पूछ देगा, सामान्य तत्व तो आप P ब्लॉक लेंगे। P ब्लॉक लिया जाता है। तो 3 को याद रखना है। संक्रमण तत्व D ब्लॉक, अंतर संक्रमण F ब्लॉक, सामान्य तत्व P ब्लॉक। 29 नंबर, 29 में है कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व के युग्म नहीं है? संक्रमण तत्व के युग्म नहीं है। तो संक्रमण तत्व के युग्म, संक्रमण D ब्लॉक का जो भी तत्व नहीं आएगा वो संक्रमण तत्व नहीं होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व है? तो देखिए, कॉपर और Fe, क्या ये D ब्लॉक के नहीं है? ये 29, ये 26, तो ये क्या हो गए? D ब्लॉक। तो ये संक्रमण तत्व के युग्म है। Z बराबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। Z बराबर 24 है। 24 है मतलब क्रोमियम है। अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? आर्गन 3d5 4s1। ये क्यों ऐसा होता है? ये अपवाद में चलता है। अफवाह का रूल है कि D को 4 इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं होता है और साथ में 9 इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं होता है। तो इसलिए ये S से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 3d5 हो जाता है, 4s1 हो जाता है। तो इसका आप कभी भी 3d4 और 4s2 कभी नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाता है।
ये गलत है इलेक्ट्रॉनिक विनाश। उसी तरह कॉपर का भी, कॉपर का 29 होता है और इसका भी आर्गन 3D10 हो जाता है और 4s1 हो जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, कॉपर का भी इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक विनाश होता है और आर्गन 3D9 4s2 जो लिखेंगे वो गलत हो जाएगा, वो का रूल यहाँ गलत हो जाता है क्योंकि इस डी ब्लॉक में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। वीडियो आपको अच्छा लगेगा यदि एंड तक बने रहिएगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।